नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी का पाठ एक मातृभूमि के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को पता है कि किताब में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं दिए हुए, बहुत छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी अपने एग्जाम के लिए तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न आए तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो उत्तर एक एक सेंटेंस के होते हैं, वो देखेंगे। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। भारत माँ के चरण कौन स्पर्श करता है? हिंद महासागर। त्रिवेणी किसे कहते हैं? तीन नदियों के मिलन को या तीन नदियों के एक होने को त्रिवेणी कहते हैं। जगमग छटा निराली शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ है भारत की नदियों के जल से स्वयं को सींचती है धरती और अपार खनिज पदार्थ, औषधियां और वनस्पतियां प्रदान करती है, कि इसकी छटा बहुत निराली है। अगला प्रश्न देखिए, झरनों का कैसा स्वर सुनाई देता है? झरनों का कलकल का आवाज, उसका जो शोर है, उसके चलने की आवाज सुनाई देती है और वो सबका मन मोह लेता है। कोयल किस ऋतु में और कहाँ कूकती है? कोयल वसंत ऋतु में और आमों के बगीचे में मधुर गीत गाती है। कविता में हमने अमराइयों में पढ़ा था ना, कोयल वहां मधुर गीत गा रही है। प्रश्न 7, शीतल एवं सुगंधित हवाएं कहाँ से आती हैं? शीतल और सुगंधित हवाएं मलयगिरी पर्वतों से चंदन की सुगंध लिए बहती हैं। ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रश्न 8, भारत देश कैसा देश है? भारत देश कर्म प्रधान देश है, यहाँ सब कर्म करने में विश्वास रखते हैं। प्रश्न 9, भारत की धरती पर किस किस महापुरुष ने जन्म लिया? कविता के आधार पर बताइए। भारत की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया है। प्रश्न 10, गीता में कृष्ण ने क्या संदेश दिया है? गीता में कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है, कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। प्रश्न 11, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या मार्ग दिखाया? गौतम बुद्ध ने संसार को दया, प्रेम एवं अहिंसा का मार्ग दिखाया है। आगे के प्रश्न देखिए। आगे आगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब थोड़े से बड़े प्रश्न है, जो हमारे दो दो नंबर में आ जाते हैं। कवि ने मातृभूमि कविता की रचना किस उद्देश्य से की है? आप बताइए। कवि देशभक्त हैं, देशभक्ति उनके मन में है, तो अपने देश के प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए, देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। इस उत्तर को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, कवि ने कविता की रचना भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसकी महानता एवं गौरव का गान करने के लिए भी की है। इसमें बताया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार आकाश को चूमता प्रतीत होता है। हिंद महासागर की लहरें भारत माँ के चरण स्पर्श करती हैं। इनके सीने पर बहती नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल आकर्षित करता है। कल कल करते झरने मन मोह लेते हैं। मलय पर्वतों से आती ठंडी और सुगंधित हवाएं सबको राहत देती है। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य आपको इसमें दिखाई पड़ता है। प्रश्न 2, महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या संदेश दिया? दया, प्रेम, परोपकार का संदेश दिया था उन्होंने। विश्व में व्याप्त अज्ञानता को उन्होंने ज्ञान रूपी दिए की लौ से आलोकित करना चाहा, अर्थात अज्ञानता को खत्म करना चाहा। प्रश्न 3, कविता में कवि ने किस फल के वृक्ष का वर्णन किया है? अमराई बोला गया है, आम के वृक्ष का वर्णन किया गया है, जहां कोयल गुंजार करती है, अर्थात आवाजें करती है, मधुर गान गाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। जगमग छटा निराली पग पग छह रही है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जगमग छटा निराली पग पग छह रही है से कवि का आशय है, अर्थात अर्थ है कि भारत के इलाहाबाद में गंगा, यमुना एवं सरस्वती बह रही हैं, तीनों नदियां बह रही हैं। इन तीनों नदियों के संगम पर इनकी लहरें चारों ओर अपनी सुंदरता बिखेर देती हैं और नदियों का जल धरती को सींचता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे धरती हरी भरी हो जाती है और फसलों रूपी सोना बिखेरती है, कि फसल रूपी सोना हमारे यहाँ नदियां बिखेरती है, क्योंकि जब वो नदियों से पानी मिलता है, खेतों की सिंचाई होती है, तो वहां पर खेत हमारे सोना उगलते हैं। यह सौंदर्य सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। प्रश्न 2, भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? हमारे भारत को पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, जिन्होंने आजीवन पवित्र जीवन जीने का संदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को
दिया है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, मानवता, भाईचारे और दया आदि का संदेश चारों ओर फैलाया। इसीलिए भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा है। भारत नदियों का देश है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण भरपूर फसल यहाँ होती है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, इसीलिए इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। प्रश्न 3, कवि का परिचय दीजिए। मातृभूमि कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य राज था भारत पर। तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया, साथ ही भारत का गौरवगान भी किया। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें बड़े चलो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इत्यादि। प्रश्न 4, गौतम ने जग को दिया कैसे दिखाया। गौतम ने जग को सही दृष्टिकोण दिखाया, सब सही करने की बात की, यथार्थ समझाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख के बारे में जानने के पश्चात ही सुख मिलता है, इसीलिए मनुष्य को दुख से घबराना नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने 8 नियम, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर बल दिया। अर्थात सही सही दृष्टिकोण पर उन्होंने बल दिया कि व्यक्ति सही कार्य करे। प्रश्न 5, कवि ने भारत की भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि नाम क्यों दिया है। कवि ने बताया है, भारत अनेक धर्मों की स्थापना हुई है, जिसमें मनुष्य को नवीन जीवन प्राप्त हुआ है। यह भूमि कर्म भूमि है। मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। यह भूमि धर्म और न्याय की रक्षक भी है। इसीलिए कवि ने भारत की भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि दोनों का नाम दिया है। कविता में कवि ने किन दो महाकाव्यों के किन किन पात्रों का उल्लेख किया है और भारतीय संस्कृति में उनका क्या महत्व है। कवि ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के नायक श्री राम और सीता तथा वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के नायक भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। राम पुरुषोत्तम राम कहलाए क्योंकि उन्होंने आदर्शों का जीवन जिया और एक आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया। और श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, उन्होंने कर्म की स्थापना की। सीता का चित्रण आदर्श भारतीय नारी के रूप में किया गया है। इनसे है प्रेरणा ली गई है कि हमें निस्वार्थ कर्म करना चाहिए और अपने जीवन को आदर्शों पर चलाना चाहिए, हमें आदर्शों पर चलना चाहिए। प्रश्न 4, कवि ने भारत की भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा। इससे पहले हमने पुण्य भूमि कर्ण भूमि कहा था, अभी हम युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि की बात कर रहे हैं। उत्तर देखिए, कवि का यह मानना है कि भारत की धरती सदा संघर्ष भूमि रही है। ना जाने कितने शासकों ने भारत पर शासन किया, लेकिन भारत ने अपने संघर्ष से अपनी सभ्यता और संस्कृति पर कभी आंच नहीं आने दी। बुद्ध भूमि से कवि का तात्पर्य है महात्मा बुद्ध भारतवासियों को प्रेम, दया, सहानुभूति एवं भाईचारे का संदेश देते हैं, जो वर्तमान में ज्यों का त्यों है।